हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास के एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, ये चैप्टर हमारे इंटायर मैकेनिक्स के लिए और कह सकते हैं पूरे की पूरी फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉज हर एक जगह हमारे यूज में आएंगे। तो ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे। और बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यार सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के नियम। बच्चों, न्यूटन का जो नियम है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो फोर्स के ऊपर बात करेंगे। फोर्स के ऊपर। फोर्स जो है बच्चों, यह एक इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बच्चों, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने कैनेमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ लिया बहुत ही अच्छे से। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक बार फिर से समझने का थोड़े से में कोशिश करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को बोला जाता है जहां ऑब्जर्वर शांति से बैठकर, मतलब रेस्ट की अवस्था में रहकर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर के बारे में अध्ययन करे, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम बात करते हैं, एक ट्रेन है, ये बात मैंने उस टाइम पे भी बताया है। एक ट्रेन है और ट्रेन में हम लोग मान लो बहुत सारे लोग सीट पे बैठे रहते हैं। तो जो सीट पे जो बैठा हुआ आदमी है, ये मान लो ये सीट पे बैठा हुआ आदमी है, इस सीट पे बैठा हुआ आदमी है। तो जो सीट पे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, वह क्या कर रहा है? वह हर एक आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है। या तो ट्रेन के बाहर ऑब्जर्व कर रहा हो या फिर ट्रेन के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे चिनिया बादाम बेचने वाला आदमी एक जगह से दूसरे जगह तक गया, उसकी स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन में जो लगेज रखे हुए हैं वो किस अवस्था में प्रेजेंट है। तो हर के बारे में ये ऑब्जर्वर अगर अध्ययन करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जिस जगह पर ये बैठा हुआ है, रेस्ट की अवस्था में बैठा हुआ है, उस जगह को ही क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। खैर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों अब बोलता है क्या कि हमारा ये जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है। किसके ऊपर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहने का मतलब ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलते हैं तो हमारा फोर्स बदलेगा नहीं। मतलब डिपेंड करने का मतलब कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो बदल जाए, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने पे हमारा जो फोर्स है बदलता नहीं है, तो वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो कि हम एक रूम में हैं, एक घर में है, ये मान लो एक हमारा रूम है जहां पे हम बैठे हुए हैं, और इसमें एक ट्रंक है। मान लेते हैं ट्रंक है, और उस ट्रंक को अपने छोटे भाई से बोला हमने कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स दो और इस रूम से दूसरे वाले रूम में मेरे ले जाके शिफ्ट करो। कंडीशन है कि यह जो मेरा छोटा भाई है वह ये ट्रंक को 10 न्यूटन के फोर्स से नीचे देने के बाद वह ट्रंक हिलेगा नहीं, और यह 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स छोटा भाई मेरा दे नहीं सकता है। अब ये ट्रंक जो है यहाँ से यहाँ पर लेकर आएगा और हम बोलेंगे कि इस वाले रूम में से हम इस वाले रूम में तुमको मिलेंगे। मतलब यहां से मैंने यहां पर गया और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया, तो यह हमारा फोर्स बदला? नहीं बदला। कितना का कितना रह गया? 10 का 10 न्यूटन ही रह गया। मतलब फ्रेम के बदलने पर हमारा फोर्स नहीं बदला। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो बदलती है? जैसे कि हमारी वेलोसिटी है।
ना, वो क्या होगी, बदल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगी, एक्सीलरेशन बदल जाएगी, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलने पर हमारा फोर्स कभी बदलता नहीं है। अब जैसे वेलोसिटी कैसे बदलेगा भैया, तो अगर हम ट्रेन की बातें किए तो ट्रेन में हमने जहां बैठे हुए थे हमने सब कुछ को ऑब्जर्व किया, चिनिया बादाम बेचने वाले आदमी का मान लो स्पीड उस दौरान ऑब्जर्व किया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, और जैसे ही ट्रेन के बाहर हम प्लेटफॉर्म पे गए और बैठा और ट्रेन चल दी, उस दौरान इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, चिनिया बादाम बेचने वाली आदमी का जो वेलोसिटी है बदल जाएगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर हमारा जो वेलोसिटी है क्या कर गया, ऑब्जेक्ट का चेंज कर गया, तो इसीलिए हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ये सब कैसे हो जाएंगे, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएंगे। अब बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो दो भागों में बढ़ता है। एक है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बच्चों इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, ऐसा फ्रेम ना जिसका एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो, 0 हो। एक्सीलरेशन ऑफ सच फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, बस 0 हो ना, तो उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ सच फ्रेम with respect to ground नॉन जीरो हो, बस सिंपल सी बात है, उसको क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अब बातें आती है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एक बात और याद रखेंगे बच्चों कि हमारा जो अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वो बार बार ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो डायरेक्शन बदलेगा, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। अब बच्चों अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन न्यूटन सर ने बोला कि हम लोग हमेशा से अर्थ को इनर्शियल फ्रेम की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे आज से। क्या ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बच्चों न्यूटन के फर्स्ट लॉज के ऊपर। अब आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन कुछ बातें हम लोगों ने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना। अब हम लोग करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या बोला था फर्स्ट लॉ में, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बोला कि इफ अ बॉडी स्लैश देके लिखेंगे ऑब्जेक्ट या फिर सिस्टम does not change its state of motion until some net force act on it. कहता क्या है कि उन्होंने बोला, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला कि कोई भी बॉडी तब तक से अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदल नहीं सकता है जब तक से कोई नेट फोर्स उसके ऊपर ना लगना स्टार्ट करे। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस where this statement is true, is called inertial frame। ये किसके लिए था बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे इनर्शियल फ्रेम के लिए। मतलब कि यह बॉडी तब तक से रेस्ट की अवस्था में रहेगी जब तक से, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बोला कि कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में या फिर मोशन की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक से कोई बाहरी बल उसके ऊपर न लगता हो।
ये बात उन्होंने बोला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक थोड़ा एग्जाम्पल से अगर हम कंसिडर करने का कोशिश करेंगे तो एक हम ऐसे करते हैं, एक मास एम मास का ब्लॉक रखते हैं, एक आदमी रखते हैं यहाँ पे, मान लो एक ए नाम का आदमी है, एक मान लो एक ट्रॉली पे बी नाम का आदमी है, एक ट्रॉली पे सी नाम का आदमी है, 3 आदमी है और 3 आदमी अलग अलग अवस्था में है। इस ये ए आदमी जो है रेस्ट की अवस्था में है, जबकि बी जो है वो भी वेलोसिटी भी स्पीड से चल रहा था और ए सी जो है आदमी वो ए एक्सीलरेशन से चल रहा था। ठीक है, अब ये 3 अलग अलग ऑब्जर्वर्स है हमारे बच्चों, और ये तीनों अलग अलग ऑब्जर्वर्स जो हैं वह इस एम मास के ब्लॉक के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। अब ये इसके बारे में क्या टिप्पणी करेगा, ये इसके बारे में टिप्पणी करेगा कि इसके ऊपर लगने वाला एम मास के ऊपर लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है वो कितना है मेरे रिस्पेक्ट में 0। मतलब नेट फोर्स ऑन ब्लॉक एम, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक एम इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा ऐसे लिखते हैं ऑन ब्लॉक एम विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू कितना है तो 0 है। क्यों है भैया, तो इसका एक्सीलरेशन क्योंकि एक्सीलरेशन जो है ए का वो कितना है 0 है। अगर बी का बात करें तो बी भी बोलेगा, क्योंकि ये भी स्पीड से चल रहा है तो इसके पास कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो जब एक्सीलरेशन नहीं है तो बी भी क्या बोलेगा कि जो सिमिलरली बी भी बोलेगा कि नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक एम विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 0। अब देखो सी के बारे में, अब हम सी के बारे में थोड़ा जनरल लाइफ से जोड़ के बताते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हम लोग बाहर पेड़ पौधों को देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, रेस्ट की अवस्था में होते हैं, लेकिन क्या प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, प्रतीत यह होता है कि पेड़ पौधे हमसे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज कर रही है। कैसे चेंज कर रही है, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन गाड़ी का बार बार चेंज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन ये क्या बोलेगा, ये झूठ मूठ का बोलेगा कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन इसका कितना है ए है, किधर के डायरेक्शन में, तो बोलेगा सर नेट फोर्स जो है वो सी के भी द्वारा जो है वो 0 है, ब्लॉक एम with respect to c equal to 0 है, लेकिन but the acceleration with respect, but acceleration of block m with respect to c क्या है, वो a है, जो इधर के दिशा में a, ये इधर जाएगा तो ये पीछे की तरफ दिखेगा जाता हुआ। समझ में आ गया। अब हम इनर्शियल फ्रेम के डिफिनीशन के अनुसार कह सकते हैं कि ए और बी कैसा है, हमारा इनर्शियल फ्रेम में है, जबकि हमारा सी कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। यही बात हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ बताता है। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ के ऊपर चलते हैं। उससे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में जानेंगे। लीनियर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो याद रखेंगे मास टाइम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी, जरा समझते हैं, अगर कोई भी बॉडी m मास का है और उसकी वेलोसिटी भी है तो उसकी लीनियर मोमेंटम कितनी होगी, तो याद रखेंगे उसके मास को वेलोसिटी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, सिस्टम या फिर पार्टिकल, जो भी कह सकते हैं। खैर ये तो न्यूटन के सेकंड लॉ में नहीं आता है। अब हम लोग आते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम है, याद रखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कहा ये क्या है, एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन ऑफ, याद रखेंगे ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, यही बात याद रखेंगे। क्या न्यूटन ने कहा अपने सेकंड लॉ में कि कोई भी बॉडी अगर अपना लीनियर मोमेंटम, जिसका लीनियर मोमेंटम क्या है, p है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, dp/dt। अब बोला उन्होंने कि ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा 1, कांस्टेंट आएगा 1 और होगा dp/dt। हियर पॉजिटिव, हियर 1 इज, हियर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1। अब हम लोग बचपन से यह जानते हैं कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma होता है, नहीं, F इक्वल टू ma नहीं होता है। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, कैसे आता है, तो F इक्वल टू बच्चों होता है वो d/dt और p का मतलब क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। कहता क्या है कि अगर इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास हमारा क्या हो जाए बच्चों, कांस्टेंट हो जाए तब, तो ये मास जब कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा और F इक्वल टू, ये देखो dv/dt क्या होता है, dv/dt सर एक्सीलरेशन होता है, तो F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। इफ मैंने बोला इफ m इज कांस्टेंट, m अगर कांस्टेंट हुआ तब, अगर m वेरिएबल हुआ तो फिर इसके साथ एक बार और डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट रूल है उसको लगाएंगे डिफरेंशिएशन में और फिर आगे बढ़ेंगे। और मास वेरिएबल कब होगा, मास कहाँ वेरिएबल होता है, तो मास वेरिएबल होता है जैसे रॉकेट का ईंधन बार बार चेंज करे, या फिर अगर हम किसी टैंक में पानी रखे हैं और हम टैंक का पीछे वाला पार्ट को, नल को खोल दे, टैप को खोल दे, तो धीरे धीरे पानी कम होगा, मास क्या होगा टैंक का, बार बार वेरिएबल होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा, उस दौरान की बातें होंगी। क्या ये न्यूटन के सेकंड लॉज होगा। अब हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ, वो तो सबसे आसान, जिसको हम लोग अब जानने जा रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। मतलब अगर मैं इस दीवार को अगर 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूं तो ये दीवार हमको उस दौरान कितना न्यूटन का देगा फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स देगा। अगर हम बात करें एक ब्लॉक की, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये एक ब्लॉक है, इधर से एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, इधर से एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, इधर से भी ये आदमी क्या दे रहा है, इसके ऊपर मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट पेयर फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस हैं? नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस नहीं है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तब होंगे जब हमारा कॉन्टैक्टिंग बॉडीज क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मतलब मैंने इस दीवार पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स दिया तो दीवार भी हमको इस हाथ के ऊपर क्या देगा, 5 न्यूटन का फोर्स देगा। मतलब दोनों के बीच में हमारा कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है, सेम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। यही है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।